अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। दुनिया जो है ये एक बहुत बड़ी जंग के दहाने पर पहुंच गई है और वो जंग रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज़ के दरमियान हो सकती है। अभी हुई नहीं है लेकिन हो सकती है। उस जंग की इम्प्लिकेशंस की वजह से दुनिया में इकोनॉमिक चैलेंजेस जो हैं, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं, वो और बढ़ रहे हैं। जो तेल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट्स में वो बिल्कुल 2014 के अपने लेवल्स पे चली गई हैं, यानी पिछले 8 साल में वो इतनी ऊपर नहीं गई थी जितनी ऊपर वो चली गई, और लग रहा है कि वो इससे भी ऊपर जाएंगी। इसका असर सारी दुनिया के ममालिक पर होगा और हम जैसे गरीब ममालिक पर तो बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा, वो इस वक्त जो इस पर लेटेस्ट है, आपको मालूम तो है कि वो रशिया जो है वो यूक्रेन के, कहा यह जा रहा है कि ये यूक्रेन की इन्वेजन प्लान कर रहे हैं, कि सदर पुतिन जो हैं वो यूक्रेन पे कब्जा करना चाहते हैं। और इसमें अमेरिका और यूरोपियन यूनियन और यूके, इंग्लैंड वगैरह ये सारी कुव्वतें जो हैं ये एक साइड पे हो गई और अब रशिया जो है वो दूसरी साइड पे खड़ा है। अभी इसमें लेटेस्ट ये हुआ है कि रशिया ने अपने 1,90,000 फौजी जो हैं वो मशरकी यूक्रेन के 2 इलाके हैं उनके अंदर भेज दिए, जहाँ वो कह रहे हैं कि हमने इनको पीस कीपिंग के लिए यानी अमन के लिए भेजा है, ताकि अमन रहे उन इलाकों में। वो इलाके डिस्प्यूटेड हैं, यानी उन इलाकों पर ही हमेशा से सवाल रहा है कि वो यूक्रेन के साथ नहीं थे, वो आज़ाद होना चाहते थे। और यूक्रेन कहता है कि ये हमारी सरजमीन है, ये बिल्कुल कोई आज़ादी नहीं होना चाहते, या इनको हम आज़ाद नहीं होने देंगे, तो हमारा इलाका है। बहरहाल यूके ने कुछ सैंक्शंस अनाउंस किए हैं, जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने ये कहा कि ये बड़ी फीकी सी सैंक्शंस है। उन्होंने कुछ 5 रशियन बैंक्स के ऊपर सैंक्शंस अप्लाई किए और 3 वहाँ पे बहुत पावरफुल करोड़पति बिलियनर बिजनेसमैन हैं उनके ऊपर, जिनके कनेक्शंस है पुतिन हुकूमत से, उनके ऊपर भी सैंक्शंस लगा दिए हैं। लेकिन उम्मीद से थोड़ा सा हल्का रिएक्शन आया। तो क्या ये जंग होगी या नहीं होगी, एक तो ये सवाल बनता है जिसमें हम बात करेंगे, और दुनिया इस पे क्या कहती है, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स इस पे क्या कहते हैं। और दूसरा सवाल ये है कि इस सख्त तनाव के माहौल में हमारे चीते प्राइम मिनिस्टर जो हैं इमरान खान साहब, वो रशिया जा रहे हैं, बल्कि पहुंच गए आज तो वो रशिया पहुंच गए। तो इस पर बहुत सख्त तनकीद हो रही है कि क्या उनको रशिया जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था। तो इस पर भी हम आगे बात करेंगे कि ये तनकीद जायज़ है या नाजायज़ है, उनको इस टाइम पे जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था, इस ट्रिप के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इसका हमें कोई फ़ायदा होना था या नहीं, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन क्या इसके हमें नुकसानात होंगे, इन सब पे हम आगे जाके बात करेंगे। थोड़ा सा आपने बेनज़ीर एक शॉर्ट सा लोगों को बता दें कि ये असल में है क्या मसला यूक्रेन के और रशिया का। अभी जो हो रहा है उस पर आने से पहले ज़रा थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये शुरू कैसे हुआ और कब शुरू हुआ। अच्छा, सोवियत यूनियन का आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन जो थे वो फाउंडिंग मेंबर्स थे सोवियत यूनियन के। 1991 में सोवियत यूनियन जो थी वो टूट गई। यूक्रेन ने उस साल ही इंडिपेंडेंस भी ले ली, आज़ादी ले ली। अच्छा, 1991 से लेकर 2014 तक यूक्रेन में एक प्रो रशियन गवर्नमेंट थी। फिर वहाँ पे 2014 में एहतजाज होता है और अवाम उस हुकूमत को हटा देती है। अब होता यह है कि यूक्रेन जो रशिया के बहुत करीब था, आहिस्ता आहिस्ता यूरोपियन ममालिक के करीब होना शुरू हो जाता है। तो वहाँ से थोड़ा सा मसला छिड़ना शुरू हो जाता है रशिया के साथ। फिर ये होता है कि उसी साल 2014 में 2 इलाके हैं, आप मैप देख रहे होंगे, उनका नाम है डोनेट्स्क और लुहांस्क। ये रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर पे हैं। ये कहते हैं हमने आज़ाद होना है, हम यूक्रेन के साथ नहीं रहना चाहते। वहाँ पे जंग छिड़ जाती है, रशिया बैक सेपरेटिस्ट आ जाते हैं, यूक्रेनियन आर्मी और उनके बीच में जंग हो जाती है। तो फिर 2015 में 4 ममालिक रशिया, यूक्रेन, फ्रांस और जर्मनी बैठते हैं और एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, मिन्स्क एग्रीमेंट उसे कहते हैं, कि यहाँ पे सीज़ फायर है, एक लाइन ऑफ कंट्रोल बनाते हैं, ये इलाका उधर है, ये इलाका इधर है, यहाँ पे सीज़ फायर है, यहाँ पे जंग नहीं होगी। अब होता ये है कि पिछले साल यूक्रेन फैसला करता है कि हमने नेटो का हिस्सा बनना है। ये रशिया के लिए एक बहुत बड़ी रेड लाइन है। नेटो बेसिस हमारे इलाके में नहीं आ सकते, उनका इलाका मतलब ईस्टर्न यूरोप में नहीं आके बेसिस बना सकते। अब नेटो वैसे कहता है कि हमने यूक्रेन को वैसे लेना भी नहीं था, क्योंकि अभी उनकी बहुत सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिस पे यूक्रेन अभी पूरा नहीं उतरता। लेकिन पिछले साल मार्च से लेके दिसंबर तक रशिया अपनी ट्रूप्स आराम से बॉर्डर पे यूक्रेन के भेजना शुरू कर देता है। और जैसे आपने बताया कि 1,90,000 फौजी रशिया के अभी इस वक्त बॉर्डर पे हैं। यहाँ पे अमेरिका की तरफ से भी पूरी दुनिया में शोर मच जाता है और अमेरिका कहता है कि ये तो रशिया का प्लान है, ये तो वो यूक्रेन पे हमला करने लगे हैं। तो अभी इस वक्त ये हालात हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अभी 1-2 दिन पहले
रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में एक बड़े मज़े की, वैसे वो सिक्योरिटी काउंसिल की ब्रीफिंग है, आप देखिएगा, वो खुद बीच में बैठे हैं प्रिंसिपल की तरह, और उनके जो एडवाइज़र्स हैं वो सारे दूर यू सर्कल लगा के पसीने उनके छूट रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा कि यूक्रेन तो रशिया का हिस्सा है, हमारे तो पुराने उनसे ब्लड टाइज हैं, कल्चरल टाइज हैं। तो इस पे यूक्रेन भी कहता है कि ये जो रशिया ने मूव किया है कि हमारे कुछ इलाकों में आना, ये हमारी सोवरेनिटी, हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ख़िलाफ़ है और ये एक मिलिट्री इन्वेजन की तरफ जा रहा है। तो अभी इस वक्त ये हालात हैं। अच्छा, मेरी कुछ एक्सपर्ट्स से बात हुई जो रशिया के ऊपर बड़ी एक गहरी नज़र रखते हैं, तो उनके मुताबिक जो असल मसला है वो यही है जो आपने नेटो वाली जो बात की, कि पुतिन फील्स कि नेटो की जो एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उसकी वजह से रशिया की अपनी जो सिक्योरिटी है उसको बहुत ज़्यादा नेशनल सिक्योरिटी को ख़तरा है। और आपको याद होगा ये कि जब सोवियत यूनियन टूटा और जिस तरह से वो बिखरा, तो उसके बाद वेस्ट ने एक वीक रशिया को, सॉरी सोवियत यूनियन तो नहीं था, रशिया को ये प्रॉमिस किया कि पूरे सोवियत यूनियन दोबारा बनाने, हाँ, कि वेस्ट ने उन्हें प्रॉमिस किया कि नेटो जो है, जो एक डिफेंस अलायंस है, कि वो एक्सपैंड नहीं करेगी टुवर्ड्स द ईस्ट। लेकिन हुआ क्या कि आप 90s से लेकर अब तक देख लें तो 14 ऐसे ममालिक हैं जो रशिया के इर्द गिर्द हैं कि जो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वो नेटो के मेंबर्स बनते गए। अच्छा, और इस चीज़ की वजह से रशिया को ये लगा कि ये तो इन्होंने तो अपना पैक्ट रखा नहीं, तो अब वो उनको भी है कि दिस इज़ नॉट बिजनेस एज यूजुअल, और हम भी कोई भी वो मिन्स्क एग्रीमेंट हो, वो कोई भी इस तरह के पीस एग्रीमेंट्स हो, तो उनको उसकी जो है वो कदर नहीं है। और पुतिन जो मैसेज देना चाह रहा है वेस्ट को वो ये है कि आप मुझे रिस्पेक्ट दें, मेरे साथ इंगेज करें, क्योंकि अदरवाइज जो है ये टेंशन्स भी इस तरह चलेंगी और फिर वो कुछ भी कर सकते हैं, फिर वो बिजनेस एज यूजुअल जैसे मैंने पहले कहा नहीं होगा। अच्छा, मसला क्या है, एक तो हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस भी हैं रशिया की अपनी भी, उनको वैसे लगता है कि जब हम इस तरह वीक हो गए तो इन्होंने जब ये सारा कुछ किया तो ये एक रिएक्शन है। और आपको पता है पुतिन जब से आए हैं ऑलमोस्ट 22 साल हो गए उन्हें गालिबन, तो वो जो है वो जब से आए हैं उनको लगता है कि सब उनसे पहले जो थे ना वो गलत थे, जो रशिया के अंदर थे। उसमें वो बेशक लेनिन भी हो, वो कोई भी हो, तो उन्होंने तो सारों को, आपने उनकी स्पीच सुनी होगी, सबको रगड़ दिया। अच्छा, उनका आप एग्रेशन, जिसको कुछ हिस्टोरियंस जो है वो कहते हैं डिफेंसिव एग्रेशन, आप देखें 2008 में जॉर्जिया में हुआ, 2014 के अंदर जो है वो क्राइमिया के अंदर हुआ, अब 2022 के अंदर आप देख रहे हैं यूक्रेन के साथ हुई है ये सारी चीज़। तो रशिया को लगता है कि ये हमारी इन्फ्लुएंस नेटो अंडरमाइन कर रहा है रीजन के अंदर, और ख़ास तौर पे जो ब्लैक सी, जिसको रशियन लेक समझा जाता है, स्टैनली जॉनी साहब ने बहुत अच्छा, वो फॉरेन एडिटर है द हिंदू के, उन्होंने बहुत अच्छा इसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा है। तो उसके अंदर उन्होंने जो चीज़ लिखी है, उन्होंने कहा है कि क्योंकि तालिबान को तो अफगानिस्तान में डिफीट नहीं हो सकी, तो उसके बाद नेटो इज़ अनलाइकली टू पिक अ वॉर विद रशिया ओवर यूक्रेन एंड क्रेमलिन नोज दिस। तो इस वजह से जो ये रशिया जो सब कुछ कर रहा है, अब वो वेस्ट के लिए जो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि हम उसे इग्नोर तो नहीं कर सकते, लेकिन डिटर कैसे करें रशिया को, जो कि अपना नेक्स्ट एक्ट जो भी यूक्रेन में होना है वो करने जा रहा है, तो इस वक्त उसके साथ करें क्या। तो बहुत सारे सवालात हैं और उसके अंदर उन्होंने जवाब भी देने की कोशिश की है, लेकिन ये सवालात मेरे ख्याल में सब लोग सोच रहे हैं कि क्या जंग होगी, नहीं होगी, यूरोप का, नेटो का, अमेरिका का, वेस्ट का ओवरऑल क्या किरदार होगा, चाइना का क्या होगा, उसके अलावा सेंट्रल एशियन स्टेट्स और बाकी सब कुछ वो किस तरीके से होगा। अच्छा, पीर के रोज़ महमल ने रशिया का पॉइंट ऑफ व्यू बताया, लेकिन एटलीस्ट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने जो इमरजेंसी मीटिंग बुलाई उसमें तो ज़्यादातर ममालिक ने कंडेम किया या बहुत उन्होंने तशवीश का इजहार किया रशिया के एग्रेशन पे। उसमें जो केन्या के यूएन एम्बेसडर हैं उनकी स्पीच मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। उन्होंने एक तो कहा कि जो ताकतवर ममालिक हैं वो इंटरनेशनल लॉ, जो बैनुल-अक़वामी कवानीन हैं, उन्हें ब्रीच कर रहे हैं विद लिटिल रिगार्ड, और उन्होंने कहा कि मल्टीलैटरलिज्म लाइज ऑन इट्स डेथ बेड टुनाइट। एक और बात उन्होंने की, शायद हम उससे रिलेट कर सकें। उन्होंने कहा कि दिस सिचुएशन एकोज आवर हिस्ट्री। केन्या एंड ऑलमोस्ट एवरी अफ्रीकन कंट्री, हमारे खित्ते में भी यही हुआ, वॉज बर्थड बाय द एंडिंग ऑफ एम्पायर। आवर बॉर्डर्स वर नॉट ऑफ आवर ओन ड्राइंग। और उन्होंने कहा कि डिप्लोमेटिक रास्ते अपनाएं,
जंग की तरफ ना जाएं। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में तो ज़्यादातर यही बात हुई। चाइना ने थोड़े नपे तुले अल्फाज में बात की, भारत ने भी और भारत की थोड़ी सी टिल्ट लग रही थी रशिया की तरफ। लेकिन वैमल आपने तो ये तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, लेकिन देखिए रशिया वीटो की पावर रखता है, चाइना भी ऐसे मामलात में थोड़ा सा कॉशन की अप्रोच ही उनकी होती है। तो शायद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से हम कुछ ना देखें, लेकिन यूएन के बाकी इदारे जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा वार्न किया है रशिया को कि आप बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी ना करें, एग्रेशन ना करें और यूक्रेन की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, सॉवरेंटी है, उसको रिस्पेक्ट करें। इस टाइम पे अब सवाल ये उठ रहा है कि वज़ीर आज़म को रशिया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो विज़िट है ये कोई पिछले साल तो प्लान नहीं हुआ, ये 2-3 हफ्ते हुए हैं कि ये प्लान हुआ है। उस वक्त भी बेनज़ीर जो आपने हमें टाइमलाइन दी, ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन अभी ऐसी बनी है रशिया में, 2 हफ्ते पहले किसी को नहीं पता था। 2 हफ्ते पहले तो बल्कि एक टिपिंग पॉइंट था, बहुत ज़्यादा इंटेंस हो रहे थे मसाइल। तो क्या वज़ीर आज़म साहब को ये मीटिंग रखनी चाहिए थी? और अब वो जा रहे हैं, तो सवाल ये होता है कि क्या वो अवॉइड कर सकेंगे, क्योंकि वो कहते तो हैं पाकिस्तान कोई साइड नहीं लेगा, वो एक तरफ ये भी कहते हैं कि हम यूक्रेन की जो सॉवरेंटी है उसको पूरी तरह रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वहाँ वो रशिया जाएंगे, अगर उनसे कुछ सवाल पूछे गए तो वो किस तरह जवाब देंगे? क्या ये ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब, मुझे क्या खौफ है, वज़ीर आज़म साहब बहुत प्राउड है कि वो ऑफ द कफ स्पॉन्टेनियस क्या बात करते हैं, उन्हें कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं, वो शायद रशिया को भी रशिया से बेहतर जानते हैं, यूक्रेन को भी यूक्रेनियन से बेहतर जो भी आएगी इंटरव्यू करने ही आएगा, उसको कहेंगे देखो एनास्टेसिया, रशिया को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो मुझे ये कंसर्न है कि क्या इस वक्त ये विजिट जो है, अब तो कैंसिल नहीं हो सकता ऑफ कोर्स, अब तो वो चले गए हैं वहाँ, तो क्या वो बायलैटरल फोकस रख सकेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़रें रशिया पे हैं। मेरे तो ये बहुत से सवाल आते हैं। दूसरा सेट ऑफ क्वेश्चंस आई हैव कि ये कोई पाकिस्तान के लिए भी आइसोलेशन में तो विज़िट नहीं हो रहा, अमेरिका के साथ रिलेशनशिप जो है वो बहुत मसले में है, और चाहे हम जो भी कहें, पाकिस्तान और अमेरिका की रिलेशनशिप की एक हिस्ट्री है, एक तारीख़ है, बहुत से पाकिस्तानी हैं जो अमेरिका में वेस्टर्न ममालिक में रहते हैं, हमारी तजारत, एड, हर तरह के हमारे ताल्लुकात उनसे जुड़े हैं। रशिया से हमारे कुछ आज सच ताल्लुकात हैं नहीं, हम बनाना चाहते हैं, तो क्या जो फॉरेन पॉलिसी में ऑप्टिक्स बहुत मैटर करते हैं, इस टाइम पे वज़ीर आज़म साहब का रशिया जाना क्या बहुत ज़्यादा, हमें चाहे हम कहें हम किसी कैंप में नहीं जाना चाहते, लेकिन परसेप्शन क्या होगी कि पाकिस्तान क्या सच में अब अमेरिका को खुदाफिज कह के और ऑप्शंस देख रहा है, और इसका लॉन्ग टर्म हमारी फॉरेन पॉलिसी पे क्या असर होगा? मेरे तो बहुत से सवाल। अच्छा, इस पे ना काफ़ी मीडिया पे रिपोर्ट्स भी आई, क्योंकि एक बड़ा यूनिक सा विज़िट है, वो भी एक ऐसे वक्त पे एक मुल्क के वज़ीर आज़म रशिया जा रहे हैं जब रशिया ने एक और मुल्क पे कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, इस पे जो बात हो रही है वो ये है कि ज़्यादातर जिस इशू पे बात होगी जब वज़ीर आज़म रशिया जाएंगे, वो एक तो है अफ़गानिस्तान, क्योंकि रशिया काफ़ी देर से कह रहा है कि तालिबान से आप कहें कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएं, और रशिया को ये भी एक खौफ है कि यहाँ पे कोई मिलिटेंट्स आ जाते हैं तो हमारी सिक्योरिटी का क्या होगा। तो एक तो अफ़गानिस्तान पे बात करने की, दूसरी चीज़ जो है वो है इन्वेस्टमेंट, और एक हम पाइपलाइन बना रहे हैं वो है फ्रॉम कराची टू कसूर, और वो रशिया इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तो वो हम काफ़ी देर से वो फंसी हुई है, तो उस पर भी कुछ रीनिगोशिएशंस होंगी, शायद वो पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन है, शायद वो भी इस ट्रिप में उसका कुछ हो जाए। सो ये कुछ इश्यूज हैं जिस पे हम बात करना चाह रहे हैं। अच्छा, परसेप्शन ये तो वजह नहीं है, नोइंग आवर प्राइम मिनिस्टर कि वो अमेरिका को दिखाना चाह रहे हैं, आपने फोन नहीं किया ना, तो अब देखिए हमारे पास और भी ऑप्शन, इगोइस्टिक तो नहीं है। नहीं, इसमें गलत क्या है? अगर वो ये दिखाना चाह रहे हैं, अमेरिका ने सर से हाथ हटा दिया है तो ठीक है, वी आर इन द मार्केट। अच्छा, आपको यही वक्त मिला था? यही वक्त मिला था नताशा? भाई इस वक्त तो पुतिन बड़ा अप्रिशिएट करेगा जो आएगा उसको दिखाने में सपोर्ट। ठीक है, ठीक है, देखिए ठीक है, वो बहुत ही माड़ा मुल्क है, लेकिन देखिए 2 पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो ये है कि आपको नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए ये है क्योंकि आप एक तरफ कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, हम किसी के कैंप में नहीं हैं। अब आप गए पहले चाइना, जब पूरी दुनिया नहीं जा रहा था चाइना बीजिंग ओलंपिक्स के लिए, अब आप गए रशिया, ठीक है, अब आप जा रहे हैं रशिया
जब इतना एक अग्रेसिव किस्म का स्टांस लिया हुआ है रशिया में, तो आप जा रहे हैं रशिया, आप थोड़ा सा डिले कर देते, आपने जाना नहीं, तो आपको है, बाकी दुनिया ने क्या देना है आपने यार? जाना तो है, ठीक है देखो ना? यार, बाकी दुनिया ने आपको क्या देना है? लेकिन आप देखें मैसेज क्या भेज रहे हैं दुनिया को कि हम इनके साथ खड़े हैं, और रशिया देखें इसका पूरा फायदा उठाएगा। तो देखिए कि दुनिया एक ने हमें क्या मुल्क मैसेज से भेजा है कि हम आपको कुछ नहीं दे रहे। नताशा, वैसे ऐसा नहीं है, हमें कौन दे रहा बहुत है? अब भी पाकिस्तान को बहुत ज्यादा, अभी हमने जीएसपी प्लस की बात की, ठीक है, वो ये हमारे दे रहा है। टाइज जो है, और देखिए पाकिस्तानी कहाँ सेटल्ड है। अब पाकिस्तान का जो कनेक्शन है अमेरिका से, वेस्ट से, आप नहीं तोड़ नहीं सकते इस तरह। जो एड का, जो इन्वेस्टमेंट का एक पूरा हम रशिया को जानते हैं, हम जुबान, कल्चर, पाकिस्तानी कितने रशिया रहते हैं, वो एक बिल्कुल सिरे से नई रिलेशनशिप बनाने जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है आपको इतना अग्रेसिव अप्रोच नहीं जैसे बेनज़ीर ने किया, एक पूरी टाइमलाइन है, ये बहुत अग्रेसिव है। आहिस्ता आहिस्ता आपको सब ममालिक के साथ अच्छे रिलेशंस रखने चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ जो आपका ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग इशू ये नहीं है कि वो जा रहे भाई हम एक एड पे पलने वाला मुल्क है, बिल्कुल सीधी बात करो, हमें कोई issue एड ये नहीं नहीं दे रहा, देखो, तो नताशा, हम जाएंगे जहाँ रशिया एड देता है वैसे। शायद दे दे, कोई देखो पता नहीं, आप रशिया- ट्राई तो करने जा रहे हो ना, मेरे आप ख्याल दर से दर नताशा, खटकाओ। हम ये नहीं कह रहे कि उनको नहीं जाना चाहिए। देखिए मेरे ख्याल से ये कोई 20-25 साल बाद किसी वजीर आजम को पाकिस्तान से इनवाइट आया और वो जा रहे हैं। नहीं 11 बिल्कुल साल आप जाएं। 2011 में सरदारी साहब गए थे, अच्छा जरदारी साहब गए थे, चले प्राइम काफी मिनिस्टर। प्रेसिडेंट थे, चलो लेकिन काफी साल बाद लेकिन आपको बुलाया, आप जाए, बिल्कुल जाए, अपनी फॉरेन पॉलिसी, सब अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपने वफादार देखते हैं, लेकिन टाइमिंग सबसे अहम चीज है। भाई टाइमिंग क्या ये है कि हम IMFs के वो नहीं पे कर पा रहे, हम बिल्कुल दिवालिया हुए बैठे, हमारी भी तो टाइमिंग देखो। छोटी सी यहाँ पे मैं आपको मिसाल दूं, वो ये क्योंकि नॉर्थ स्ट्रीम 2 की भी बहुत बात हो रही है, और जैसे मेवल ने आपको बताया कि यूरोप की जो 40% नेचुरल गैस है वो अब रशिया से आती है, तो यूरोप बड़ा डिपेंडेंट है रशिया पे, और जर्मनी ये बना रहा है एक पाइपलाइन गैस की जो डायरेक्ट रशिया से जर्मनी जाएगी। उन्होंने भी आज कल ऐलान किया है कि हम इसका सर्टिफिकेट रोक रहे हैं, इतने प्रेशर में आके, क्योंकि रशिया ने जो किया है उसके बाद वो भी मजबूर हो गए, उन्होंने कहा हमें भी इसका सर्टिफिकेट रोकना पड़ेगा, इस पे काम हम नहीं कर सकते। तो इन हालात में जिन लोगों के डायरेक्ट इंटरेस्ट है रशिया से, वो भी कह रहे हैं कि हम अभी कुछ नहीं कर सकते। भाई मेरी तो सिर्फ सिंपल सी एक बात है, हम भी उतने ही डेस्परेट है, हमारे भी हालात बहुत बुरे हैं, तो अगर इन हालात में आप जाके एक बड़ी सुपर पावर को दिखा सकते हो कि हम आपके साथ हैं और उसका आपको कोई फायदा होता है, ये बीच में मेरा ख्याल है मेजर बात है, कोई फायदा अगर हमें मिलता है तो व्हाई नॉट। अमेरिका तो आपको फोन नहीं कर रहा भाई, फोन तक नहीं कर रहा, तो वो अब अमेरिका की तरफ क्या देखना। नताशा सिर्फ हमारी अपनी गलतियां होंगी, मैं मानती हूँ हमारी अपनी गलती है, बट नहीं, दे नॉट इंटरेस्टेड। नताशा सिर्फ फ़ोन की बात नहीं है, आपके जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ अभी भी बहुत सी डिफरेंट लेवल्स पे हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं। रशिया जो है, आप उनसे क्या, कुछ हद तक आपको ठीक है रशिया के साथ रिलेशंस बनाने हैं, लेकिन क्या यही वक्त था? क्या यही वक्त था? ये सब बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आप और आइसोलेट ना कर दें। एक सवाल जो ये एक छोटी सी चीज में सिर्फ रीमा, ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं हाँ, है, पूरे बहुत से मुल्क ममालिक हैं जो उस साइड वेस्टर्न पे खड़े ब्लॉक, हैं। हाँ। ठीक है, पर वो हमें कुछ भी नहीं दे रहे। यानी मैं मतलब क्या- इसके ऊपर हाँ सवाल जो नताशा ने बात की ना, इसके ऊपर सवाल यही उठ रहे हैं कि इसमें ऐसी टाइमिंग की क्या बात है। क्या अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रशिया ना जाते तो क्या वेस्ट ने हमें पीनलाइज नहीं करना था? क्योंकि सबसे बड़ा मसला तो वेस्ट के लिए तो अफगानिस्तान है ना, और उनका इनखला है वहाँ से। तो इसके ऊपर भी वो है कि क्या अगर रशिया जाए ना जाए, हम तो एक एलाय बना रहे हैं ना अपना, और रीजन में जिस तरह मैंने कहा कि इंडिया बहुत क्लोजली वॉच कर रहा है इस चीज़ को, क्योंकि इंडिया की तो 2/3 मिलिट्री का जो इक्विपमेंट है, और अभी भी उन्होंने S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उधर से ऑर्डर किया हुआ है रशिया के साथ ही, और उनको बड़ी इस वक्त तशवीश है कि वो कहीं सैंक्शंस लग गया तो फिर क्या होगा, वो कि टर्की के ऊपर ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं ये वाले सैंक्शंस। तो इंडिया भी बड़ी इस वक्त ट्रिकी सिचुएशन में है। तो मेरे ख्याल में रीजन के खित्ते के सब कुछ देखते हुए अहवाल, उसकी भी वजह से हो सकता है कि हमने एक फॉरेन पॉलिसी डिसीजन लिया। खैर वजीर आजम जाए तो तेल प्लीज ले आए, क्योंकि बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, और गैस प्लीज है, बहुत प्रिपेयर करके पढ़ ले, डॉलर ले, हाँ, पढ़ ले, पढ़ ले। रशिया में ये पर्ची रख ले, अल्लाह का वास्ता है, पर्ची रशिया रख में ले। ये जाके नहीं कहेगा कि मैं रशिया को रशिया से ज्यादा हाँ। बेहतर या जानता हूं। यूक्रेन को यूक्रेनियन से। हाँ, ये नहीं वो कहेंगे, ये उन्होंने कह दिया, मुझे भारत को भी मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ। तो बहरहाल दुआ ही कर सकते हैं। अब तो चले गए वजीर आजम साहब, अब उनको कोई वापस घसीट के नहीं ला सकता, तो दुआ ही कर सकते हैं कि इस ट्रिप का कोई अच्छा हमें फायदा हो जाए, कोई हमें वो हो जाए।
थोड़े से डॉलर आ जाए, थोड़ा सा मुल्क थोड़ा सा कम गरीब हो जाए, थोड़ा सा डॉलर रेट गिर जाए, थोड़ा सा पेट्रोल सस्ता हो जाए, तो फिर बिजली भी सस्ती हो जाए। देखिए सारी अच्छी चीजें हो सकती वाह, है। नताशा आपने क्या खा के ये शो किया है आज? मुझे ये पॉजिटिविटी दे दे थोड़ी सी। नहीं, हम क्या देखें जी, गरीब के पास सिर्फ पॉजिटिविटी होती है, ठीक है। और ख्याली पुलाव ख्याली पुलाव है हमारा, ख्याली पुलाव, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, चैनल औरत कार्ड को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन हिट कर दीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही नई वीडियो अपलोड होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत कार्ड।